हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का जो फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 10th है, खेलों में प्रशिक्षण। इसको यहाँ पे हम विस्तार से करने वाले हैं। इस चैप्टर की कंप्लीट समरी आपको यहाँ पे मिलेगी, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ये इस वीडियो में जो आपको बताया जा रहा है, ये सारे नोट्स आपको हमारी वेबसाइट में फ्री में मिल जाएंगे। तो आपको गूगल में जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है, क्लास 12th में जाना है, सब्जेक्ट में जाना है, उसके बाद टेबल आएगी, यहाँ पे आप नोट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। और ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है खेलों में प्रतिभा की पहचान, यानी कि जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें टैलेंट को कैसे पहचानना है, यानी कि कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा टैलेंटेड है जो फ्यूचर में मेडल ला सकता है देश के लिए। ऐसे खिलाड़ी की पहचान कैसे की जाए, ठीक है। इसी को पहचानने को ही हम खेलों में प्रतिभा की पहचान के रूप में देखते हैं। आप अगर ओलंपिक्स गेम्स के कभी रिजल्ट को देखोगे तो आप देखोगे कि अमेरिका जैसे देश, जापान जैसे देश, चाइना जैसे देश, ये देश बहुत ज़्यादा मेडल लेके आते हैं। लेकिन भारत का नाम देखोगे तो आपको बहुत कम मेडल दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा टैलेंट को ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब खेलो इंडिया के तहत भी ये मतलब फोकस किया जा रहा है कि देश में खिलाड़ियों की पहचान करें, खासकर टैलेंटेड खिलाड़ियों की। क्योंकि टैलेंटेड खिलाड़ी को सही समय पर अगर पहचान लेते हैं तो उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं और फ्यूचर में वो हमारे लिए क्या ला सकता है, अपने देश के लिए मेडल ला सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, खेलों में प्रतिभा की पहचान का मतलब है उस प्रोसेस से होता है जिसके द्वारा कम आयु में, यानी अगर हम कम उम्र में ही खिलाड़ियों की पहचान कर लें, ठीक है, यानी जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उसको उसकी अगर हम खोज कर लें, उनको हम पहचान लें, तो भविष्य में, ठीक है, भविष्य में हमें उस खेल से रिलेटेड एक अच्छा खिलाड़ी भी मिलेगा जो कि सफल खिलाड़ी होगा और ज़्यादा संभावना भी होगी कि वो कहीं ना कहीं देश के लिए मेडल ला सकता है, ठीक है। यानी कि एक देश के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन खोजने के बराबर होता है एक टैलेंटेड खिलाड़ी खोजना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है कि खेलों में प्रतिभा की पहचान का महत्व और लाभ। अब यही आपके मन में आएगा कि भाई खेलों में जो हमें प्रतिभा है यानी टैलेंट को पहचानना है तो उसका क्या महत्व होता है, क्यों पहचानना है भाई। पहचानना है हम जानते हैं, लेकिन क्यों पहचानना है और उसके क्या लाभ होंगे, क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो देखिए, भविष्य के संभावित बेहतरीन खिलाड़ियों की खोज, यानी कि खेलों में प्रतिभा को पहचानने का मतलब है कि फ्यूचर में कोई खिलाड़ी ऐसा है जो फ्यूचर में जाकर बेहतरीन कर सकता है, खेल प्रदर्शन कर सकता है, तो उसकी खोज हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिखोगे। फिर क्या होता है कि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके अंदर टैलेंट छिपा होता है लेकिन लोग उसको पहचानते नहीं है, उनको सही दिशा नहीं मिल पाती है। अगर कोई प्रतिभावान खिलाड़ी को पहचान ले, उसके अंदर छिपे हुए टैलेंट को पहचान ले, तो वो उसको उस दिशा में आगे ले जा सकता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है कि छिपी हुई जो हमारे टैलेंट है उसको खोजना। फिर क्या है कि प्रारंभिक अवस्था में ही प्रतिभावान खिलाड़ी को पहचानने से उसकी प्रतिभा को और अधिक निखारा जा सकता है। बिल्कुल सही। अब मान लीजिए क्या होता है, देश में ना बहुत टैलेंटेड है, बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जो टैलेंटेड है, उनके अंदर टैलेंट है, वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनको ना तो संसाधन मिल पाते हैं, ना उनको उनके टैलेंट को कोई पहचानता है, ना उनको ट्रेनिंग मिल पाती है। इस कारण से वो बेचारे आगे ज़्यादा बेहतरीन काम नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो? तो यही आपको बताया जा रहा है कि अगर सही समय पे, सही वक्त पे टैलेंटेड खिलाड़ी का पता लगाया जा सका तो कहीं ना कहीं उसकी प्रतिभा को और ज़्यादा निखारा जा सकता है, उसको और ज़्यादा बेहतरीन बनाया जा सकता है। फिर आ गया है कि कम आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज देश के लिए एक संपत्ति खोजने के समान है। यानी कि बिल्कुल सही, कम उम्र में ही अगर एक प्रतिभावान खिलाड़ी की खोज कर ली तो उसका मतलब ये होता है कि देश के लिए एक संपत्ति या फिर एक संसाधन की खोज कर ली है, क्योंकि वो देश का नाम रोशन करेगा, आगे पूरी दुनिया में भारत का नाम विकसित होगा, ठीक है, डेवलप होगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, सही समय पर अगर खिलाड़ियों की खोज हो जाती है तो उस खोज के कारण खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रतियोगिता होती है, ठीक है, उस प्रतियोगिता के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, अच्छा टाइम मिल जाता है, ताकि अगर मान लो सही एज में खिलाड़ी को चुन लिया तो उसको अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसको खिलाया जा सकता है, ठीक है, प्रैक्टिस कराई जा सकती है ताकि वो देश के लिए अच्छा कर पाए। तो ये सही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर क्या होता है, इसके चलते उसको पदक मिल सकता है, यानी मेडल मिल सकता है, मेडल जीतने की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। और समय रहते ही यदि टैलेंटेड खिलाड़ियों को खोजने से उनकी प्रतिभा जो होती है उसके अनुसार
उनको खेलों में भी ढालने में ज़्यादा आसानी होती है और इससे उनकी सफलता की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए हर खिलाड़ी हर खेल को नहीं खेल सकता है। जैसे कोई क्रिकेट को अच्छा खेल लेता है तो कोई बॉक्सिंग अच्छी कर लेता होगा, कोई रनिंग में अच्छा होगा, ठीक है, तो कोई किसी खेल में अच्छा होगा, कोई हो सकता है बहुत अच्छा तैराक हो। तो यही तो पहचाना जाता है, उनके अंदर टैलेंट को पहचानना है कि कौन सा खिलाड़ी किस स्पोर्ट्स में किस गेम में अच्छा कर सकता है, किस में अच्छा करने की संभावना है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो बेहतरीन कर पाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, मतलब एकदम आसान है जो भी आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा डीप है नहीं। आगे चलते हैं। फिर अगला टॉपिक है कि खेलों में प्रतिभा पहचान के मापदंड। अब देखो, मान लीजिए आपको कहा जा रहा है कि जाओ, आपके सामने 100 खिलाड़ी हैं, ठीक है, मान लीजिए आप एक एज ए टीचर जा रहे हो और आपके सामने 100 खिलाड़ी हैं। अब उन 100 खिलाड़ियों में से आपको टैलेंटेड खिलाड़ी पहचानना है। आपको काम दे दिया है कि जाओ उसमें से टैलेंटेड 2 या 4 खिलाड़ी पहचान के ढूंढ के लाओ 100 में से। तो आप क्या देखोगे उन 100 खिलाड़ियों में, ठीक है, यानी क्या पैरामीटर आपका होगा, क्या मापदंड आप देखोगे जिसके जरिए आप कह सकते हो कि ये 5 खिलाड़ी जो हैं, इन 100 में से ये 5 खिलाड़ी सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। कैसे पहचानोगे? तो वही मापदंड जो है आपको इसमें बताने हैं। पेपर में आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए क्या क्या देखा जाएगा किसी खिलाड़ी में। तो सबसे पहले देखा जाएगा उसकी शारीरिक संरचना। ठीक है, उसका शारीरिक संरचना क्या है, यानी कि उसका फिजिकली स्ट्रक्चर क्या है। तो जो युवा खिलाड़ी है उसकी जो शारीरिक आकृति है, ठीक है, वो किस खेल के लिए उपयुक्त है ये देखा जाएगा। सबसे पहले आप उसके शरीर को, उसकी शारीरिक संरचना को, उसकी ताकत को मापोगे, जिससे आपको पता लगेगा कि भाई ये खिलाड़ी जो है इस गेम के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सबसे पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक धारणा। मनोवैज्ञानिक धारणा का मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि जो खिलाड़ी है ना उसका किस खेल के प्रति रुचि है, यानी उसका इंटरेस्ट कौन से खेल में है। अब मान लो कोई खिलाड़ी है वो क्रिकेट बहुत अच्छा जानता है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई बोले जाओ तुम वॉलीबॉल खेलो, तो क्या वो वॉलीबॉल को अच्छे से खेल पाएगा? नहीं भाई, वो तो क्रिकेट के लिए बना है ना, वो क्रिकेट को बेहतर जानता है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि पहले उससे ये पता करो उसका इंटरेस्ट किस गेम में है, उस गेम की तरफ उसको ले जाना है। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है तकनीकी समझ। अब हमको ये भी देखना है कि जो युवा खिलाड़ी है जिसे हम खोजने आए हैं, हमको ये भी पता होना चाहिए किस खिलाड़ी को कौन सी तकनीक के बारे में अच्छी समझ है, यानी कितनी समझ है तकनीकों को, खेल से रिलेटेड जो टेक्निकल चीजें होती हैं उसको वो जानता भी है या नहीं जानता है, ये सब पता करना। फिर परिणाम। परिणाम में क्या आएगा? यानी प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं उसकी खोज के लिए जो जो भी पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं उनके परिणाम क्या हैं, इसको भी हमें देखना होता है। तो ये कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जिसके जरिए हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो किस तरीके से बेहतर हो सकता है। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका खेल प्रशिक्षण चक्र, यानी कि एक ये साइकिल होती है, पूरी साइकिल का मतलब चक्र। ठीक है, यानी एक पूरी साइकिल होती है जिसमें खिलाड़ी को ट्रेनिंग दी जाती है। अब वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, यानी कि साइकिल का मतलब वो वाली साइकिल मत सोचना जो चलाते हैं हम साइकिल, साइकिल का मतलब चक्र है। ठीक है, तो देखिए खेल प्रशिक्षण चक्र की बात अगर हम करते हैं तो इसका मतलब होता है विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण व्यवस्था, यानी कि जो ट्रेनिंग दी जाती है खिलाड़ियों को उसको अवधि में बांट दिया जाता है, यानी कि टाइम पीरियड में माप दिया जाता है। ठीक है, चक्र को ज्यादा अच्छा आप टाइम पीरियड से समझोगे, यानी टाइम पीरियड, यानी कि खिलाड़ी जो होते हैं उनको अलग अलग टाइम पीरियड में क्या कर दिया जाता है, ठीक है, बांट दिया जाता है। अब देखो, जो एक एथलीट खिलाड़ी को प्रतियोगिता के दौरान अच्छा प्रदर्शन प्राप्त करने में मदद करती है। अगर मान लो किसी एथलीट को, किसी खिलाड़ी को अच्छी ट्रेनिंग मिली होगी तो वो अपना प्रदर्शन अच्छा कर पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर मान लो उसको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली होगी तो वो नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, इस चक्र को 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, वो तीनों समझते हैं। एक होता है माइक्रो यानी छोटा, ठीक है, माइक्रो होता है, एक होता है मैसो और एक होता है मैक्रो यानी बड़ा। अब समझते हैं इसको। सबसे पहले हम माइक्रो को समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब माइक्रो की अगर यहाँ पे बात करूं मैं, तो माइक्रो साइकिल जो होती है यानी माइक्रो चक्र जो होता है इसका मतलब होता है छोटा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? छोटा। एक सूक्ष्म चक्र है, ये एक साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, यानी वीकली। आप मान लो ये 7 दिन का लगभग कार्यक्रम होता है। इसमें क्या होता है, 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। जब कोई एथलीट या कोई खिलाड़ी जो होता है वो जाता है ट्रेनिंग में तो उसको 7 डेज की क्या मिल जाती है, यहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाती है। ठीक है, और ये 7 दिनों की सबसे छोटी प्रशिक्षण अवधि है
और सूक्ष्म चक्र सबसे महत्वपूर्ण और कार्यात्मक उपकरण होता है, क्योंकि इसमें कम समय में ही ट्रेनिंग दे दी जाती है, खेलों की जो तकनीकी ज्ञान है वो दे दिया जाता है, और इसकी संरचना या बनावट जो है और मात्रा प्रशिक्षण की गुणवत्ता निर्धारित करती है। यानी कि इस खेल की जो भी संरचना होगी वही कहीं ना कहीं इसको निर्धारित करती है। तो यहाँ पे हमें माइक्रो से सॉरी ये याद रखना है, जहाँ पे भी माइक्रो आ जाए तो आप समझना है ये छोटा चक्र है, और छोटा चक्र है यानी कि मान लो 7 दिन, सबसे छोटा यही होता है। 7 डेज में ट्रेनिंग देनी है खिलाड़ी को, कितनी ट्रेनिंग दे दोगे, तो कुछ बेसिक बातें उसको समझाई जा सकती है। तो ये हो गया माइक्रो। दूसरा क्या था यहाँ पे, मैसो, है ना, मैसो साइकिल यानी मैसो चक्र। इसमें देखते हैं क्या होता है। ये जो होती है ना, ये होती है 2 से 6 सप्ताह की, यानी आप ये लगा लो 2 सप्ताह से लेके 6 सप्ताह तक, ठीक है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं, और 6 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे, यानी लगभग 42 दिन। तो आप ये लगा लो कि ये जो आपका मैसो वाला चक्र है ये अप्रोक्स में मान लो 40-42 दिन तक चल जाता है, ठीक है, यानी कि महीना 1.5 महीना तक ये चल जाता है, मोटा मोटा ऐसा समझ लो। तो इतने दिनों में ये ट्रेनिंग दी जाती है। एक मैसो साइकिल को कई हफ्तों के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें कई हफ्तों तक ट्रेनिंग चलती है, देखो 6-6 हफ्ते तक ट्रेनिंग चल रही है, तो कई हफ्ते हो गए ये। और यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम जो होता है वो एक ही प्रकार के शारीरिक अनुकूलन पे जोर देता है, यानी एक ही प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो इसमें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने दे रखा है कि मांसपेशी और अनाक्षीय क्षमता, ठीक है, इसके बारे में, जैसे मांसपेशियों की ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसी पे काम किया जाता है। तो ये तो हो गया मेसो। माइक्रो क्या, सबसे पहले माइक्रो पढ़ा हमने जो छोटा था 7 डेज का था, फिर मेसो पढ़ा जो आपका ये लगा लो लगभग 2 से 6 हफ्ते के बीच में हो गया, यानी 40-42 दिन तक मैक्सिमम जाता है। फिर आता है आपका तीसरा सबसे बड़ा जो होता है मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, इसका मतलब होता है बड़ा चक्र। बड़ा चक्र मतलब ये एक बड़ा टाइम पीरियड होता है। आप ये मान लीजिए कि ये एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ठीक है, और इसके कई सारे चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं मान लीजिए, ठीक है। वार्षिक मतलब लंबे समय तक चलने वाला है। इसमें आपकी तैयारी कराई जाती है, कंपटीशन कराया जाता है, ज्ञान स्थानांतरण यानी कि आपको उस खेल से रिलेटेड जो टेक्निकल ज्ञान होता है वो भी दिया जाता है। तो ये लंबे समय तक चलने वाला है, तो ये आपको याद रखना। पेपर में कैसे आएगा, या तो माइक्रो पूछ लें या मैक्रो पूछ लें या फिर मैसो पूछ लें, तो तीनों के बारे में आपको पता लग गया है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति क्या है, ठीक है, शक्ति क्या होती है ये बताना है। तो शक्ति जो होती है वो मनुष्य की एक ऐसी योग्यता होती है जिसके द्वारा मनुष्य जो होता है वो प्रतिरोध यानी किसी रुकावट के विरुद्ध कार्य करने में सहायता करती है, ठीक है। यानी शक्ति हम सभी में होती है, हर मनुष्य में होती है, वो उसकी एक ऐसी योग्यता है, उसका एक ऐसा टैलेंट है जो किसी रुकावट के विरुद्ध कार्य करता है, जिसको हम शक्ति कहते हैं या पावर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब शक्ति के हम प्रकार देखते हैं, पेपर में आता है शक्ति के प्रकार बताइए। तो यहाँ पे इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक है गतिशील शक्ति और दूसरी है स्थिर शक्ति, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गतिशील को भी और कैटेगरी में बांटेंगे। तो गतिशील को हम कैसे देख सकते हैं, जैसे अधिकतम शक्ति हो जाएगा इसमें, ठीक है, फिर आपका विस्फोटक शक्ति हो जाती है, इसमें आपका शक्ति सहन क्षमता हो जाती है। अब क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले हम अधिकतम शक्ति पढ़ेंगे, फिर विस्फोटक, फिर शक्ति सहन क्षमता। तो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अधिकतम शक्ति की बात करते हैं। तो अधिकतम अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की जो योग्यता होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा जो अवरोध या रुकावट आ रही है लेकिन उसके खिलाफ भी हम काम कर पा रहे हैं, अपनी ताकत लगा पा रहे हैं, तो इसको अधिकतम शक्ति कहते हैं, यानी कि हम अपनी अधिकतम मैक्सिमम शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा है विस्फोटक शक्ति, यानी जो अवरोध का मतलब रुकावट होता है, यानी अवरोध के विरुद्ध तेजी से काम करने की जो योग्यता होती है, मतलब बहुत तेजी से काम कर पाना, ये हमारी विस्फोटक शक्ति होती है। फिर होती है हमारी शक्ति सहनशीलता, ठीक है, यानी जो रुकावट है उसके विरुद्ध थकावट की स्थिति में कार्य करने की योग्यता। मान लो जैसे कि कोई बॉक्सर है, वो बॉक्सिंग कर रहा है, ठीक है, 2 बॉक्सर आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन एक बॉक्सर बहुत ज्यादा थक गया है, वो थकावट में भी मतलब पंच मार पा रहा है, आप ये मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो थकावट में भी काम कर पा रहा है, तो वो उसकी शक्ति सहनशीलता होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब शक्ति को विकसित करने की विधियां, ये बहुत सिंपल है, ये आपको याद रखना है। जो शक्ति होती है हमारे अंदर, पावर कैसे आएगी, कैसे हम अपनी शक्ति को विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो शक्ति विकसित करने की 3 तरीके बता रखे हैं, 3 तरीके के मतलब एक्सरसाइज बता रखे हैं। यानी शक्ति कैसे विकसित होगी, तो आप कहोगे कि व्यायाम से विकसित होगी, ठीक है। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज से विकसित होगी। एक्सरसाइज कौन कौन सी होगी, उसमें 3 तरह की बता रखी है आपकी। एक है आइसोमेट्रिक,
ठीक है। दूसरा आपको आइसोटोनिक है और तीसरा आइसोकाइनेटिक है। ठीक है, तीसरा आइसोकाइनेटिक है। ये तीन तरीके के व्यायाम बता रखे हैं। अगर हम इन व्यायाम को करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। अब हमें किस प्रकार की शक्ति चाहिए, मांसपेशियों की चाहिए या मांसपेशियों की नहीं चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग व्यायाम है जो इसी को हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, 1 2 3। तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक समझ लेते हैं, सिंपल है बिल्कुल। देखो, तो ये ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें मांसपेशी जो हमारी होती है, जो मसल्स होती है, उसको सक्रिय किया जाता है, यानी मांसपेशियों को एक्टिव किया जाता है। लेकिन मांसपेशी की जो लंबाई होती है या जोड़ों की जो स्थिति होती है उसमें कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, लंबाई में कोई बदलाव नहीं आएगा और इसमें मांसपेशियों को एक निश्चित स्थिति में तनाव में रखा जाता है। ये जो एक्सरसाइज होती है ये हमको ताकत देगी, हमारे शरीर को ताकत देगी और हमारी जो सहन शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए काम आती है। ठीक है, अक्सर क्या हो जाता है जब हमें चोट लग जाती है ना, तो चोट के बाद पुनर्वास के लिए भी ऐसा कराया जाता है। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, इसका कुछ एग्जाम्पल देखो, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे देखो, तीरंदाजी जो करना है, तीरंदाजी जो हम करते हैं ये आइसोमेट्रिक व्यायाम में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो किसी के हाथ में चोट लग जाती है, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो प्लस्तर चढ़ता है। प्लस्तर जब खुलता है तो उसके बाद उसके हाथ को ऐसे एक्सरसाइज कराई जाती है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो टेबल पे रखवा के उसे एक गाड़ी सी पकड़ा देते हैं, उस तरीके से उसके मतलब समझ रहे हो, इस हिस्से में उसके प्रेशर लगना चाहिए, धीरे धीरे बिल्कुल करवाते हैं। तो ये भी आइसोमेट्रिक व्यायाम में आ जाएगा। फिजियोथेरेपी वगैरह में अगर आपने कभी देखा हो तो आपको वहां से पता लग जाएगा। फिर एक है आपका आइसोटोनिक व्यायाम। अब ये कैसी एक्सरसाइज है भाई, इसको समझिए। इसमें जो मांसपेशी होती है ना उसकी लंबाई बदलती है। पहले वाले में लंबाई में फर्क नहीं पड़ रहा था, इसमें लंबाई बढ़ेगी। और जो जोड़े होते हैं, हमारे शरीर के जॉइंट होते हैं, उसमें भी गति होती है, लेकिन मांसपेशियों पे जो तनाव होता है वो समान रहता है। इन व्यायामों में मांसपेशी जो होती है वो सिकुड़ती है और बिल्कुल आराम करती है, जिससे शरीर की जो ताकत है और सहन शक्ति जो है वो बढ़ती है। तो इसको क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक व्यायाम। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें कि इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो देखो जैसे कोई बच्चा रनिंग कर रहा है, तो रनिंग करेगा तो हमारे जोड़ भी, जो हमारे जॉइंट होते हैं वो भी वर्क करेंगे और हमारी मांसपेशियां लंबी भी होंगी, खींचेगी भी, तो दौड़ना हो जाएगा। या मान लो कोई बॉल फेंकता है, ठीक है, कोई बॉल को फेंक रहा है ऐसे करके, तो हमारी जो मांसपेशियां वो बढ़ रही है, हमारे जॉइंट यूज में आ रहे हैं, तो ये आइसोटोनिक व्यायाम हो जाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण की बात करूँ ना, तो उदाहरण इसके सैकड़ों बनते हैं। आपको सैकड़ों उदाहरण याद नहीं करने हैं, आपको हर एक्सरसाइज का एक या दो उदाहरण याद करना है जो कि पेपर में लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा था हमारा आइसोकाइनेटिक व्यायाम। इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो हमारी मांसपेशी की जो गति है, ठीक है, मूवमेंट है, वो एक समान गति पर होती है, यानी एक समान गति पे मूवमेंट होती है। चाहे मांसपेशी पे लगने वाला वजन कितना भी हो, भार कितना भी हो, लेकिन उसकी जो गति होगी वो एक समान होगी। इसमें विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। ज्यादातर ना जिम वगैरह में आप देखोगे वहां पे मशीनों से किया जाता है इसको। ठीक है, मशीनों से किया जाता है और एक स्पीड में ये होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आप मेरे पीछे ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो ये किससे हो रहा है, ये मशीन से हो रहा है, ये भी मशीन से कर रहे हैं, ये भी मशीन से कर रहे हैं, तो इसमें एक समान स्पीड से करते हैं। जिम वगैरह में आप जाते हो तो आपको पता होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो है गति। गति क्या है, ठीक है, स्पीड। तो गति मनुष्य की ऐसी योग्यता है जिससे किसी कार्य को करने में सहायता को जल्द से जल्द करने में मदद मिलती है। यानी कोई काम करना है, उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना है, तो जल्दी से जल्दी समाप्त करने की जो योग्यता होती है उसको हम गति कहते हैं। ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं। अब गति को भी हम कई कैटेगरी में बांट के देखेंगे। तो बात करते हैं कि गति के प्रकार क्या होते हैं। तो इसमें प्रतिक्रिया गति योग्यता, और दूसरा है त्वरण गति योग्यता। ठीक है, फिर ये तीसरा लोकोमोटर है। अब क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा प्रतिक्रिया गति योग्यता, यानी कि मान लो हमें कोई संकेत मिला, उस संकेत के खिलाफ जल्दी से जल्दी हमें काम करने की जो हमारी योग्यता है उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने रेस होते हुए देखा होगा, जब रनिंग करवाते हैं ना, एक लाइन खींची होती है, सभी लोग अपने लाइन में उस पैर को लगा के यूं पोजीशन बना लेते हैं, जो भी उनकी पोजीशन है। ठीक है, जैसे ही कोई व्यक्ति सीटी बजाता है या फिर कोई रुमाल से या जो भी उसका मतलब तरीका होता है, संकेत देता है, जैसे ही संकेत मिलता है सारे खूब तेज भागने लग जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी मतलब वो एकदम से भागना शुरू करते हैं, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, और अपनी फुल स्पीड पर पहुंच जाते हैं। इसी को मतलब जल्दी से जल्दी किसी कार्य को करने की जो योग्यता होती है, संकेत मिलते ही उसको बोला जाता है प्रतिक्रिया गति योग्यता। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आप पेपर में लिख सकते हो। फिर दूसरा है त्वरण। ठीक है, त्वरण, इसमें क्या होता है, अधिकतम गति की स्थिति जल्द से जल्द प्राप्त करना की जो योग्यता होती है। यानी कि जैसे मान लो दौड़ना शुरू करा,
मान लीजिए 100 मीटर की दौड़ है, ठीक है, 100 मीटर की दौड़ है, जल्दी से जल्दी दौड़ रहा है और एकदम से 10 सेकंड 5 सेकंड में ही उसने अपनी मैक्सिमम स्पीड प्राप्त कर ली, मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गया, तो इस योग्यता को त्वरण गति योग्यता कहते हैं, यानी तुरंत ही मतलब अपनी फाइनल जो मैक्सिमम स्पीड है उस पर पहुंचाना। तीसरा है लोकोमोटर। अब लोकोमोटर गति योग्यता जो होती है इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, अधिकतम गति की स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने की योग्यता, ठीक है। अब मान लो फुल स्पीड से मैक्सिमम स्पीड से आप दौड़ तो रहे हो, लेकिन आप कितने लंबे समय तक उस स्पीड में दौड़ पाते हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को कहा जाता है लोकोमोटर। फोर्थ है हमारा मूवमेंट गति योग्यता। इसमें क्या होता है, किसी एक क्रिया को जल्दी से जल्दी करने की जो योग्यता है, बिल्कुल जल्दी समाप्त करना है किसी काम को, इसे कहते हैं मूवमेंट गति योग्यता। फिर आपका गति सहनशीलता, यानी मान लीजिए आप थकावट में हो, आप किसी खेल को खेलते खेलते थक गए हो, लेकिन उस स्थिति में भी किसी क्रिया को आप जल्दी से जल्दी अगर कर पा रहे हो तो वो गति सहनशीलता की योग्यता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको एक नदी है पार करनी है तैर कर, मान लीजिए नदी है, वो इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया है, इस पॉइंट को बी नाम दिया है। मान लीजिए किसी को तैर कर जाना है ए से बी की तरफ, अब भाई वो बीच में ही पहुंच के थक गया है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसको थकान हो गई है, लेकिन उसको बी पे पहुंचना है, तो अब क्या है, वो फिर भी थकान होने के बाद भी तेजी से स्पीड से वहां पे जल्दी से जल्दी अगर पहुंच जाता है, तो इसको कहा जाता है सहनशीलता, यानी उसके अंदर सहनशीलता भी है इसको लेकर। फिर है कि गति को बढ़ाने के तरीके, जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, लचक, एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ शक्ति को बढ़ाने के जो हमने तरीके देखे थे, इसी तरीके से गति को बढ़ाने के भी कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। तो गति को बढ़ाने के तरीके जो है उसको देख लेते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो गति के बढ़ाने के की विधियां जो है, दो तरीके की विधियां हैं, एक है त्वरण दौड़ प्रशिक्षण विधि, एक है पेस दौड़ प्रशिक्षण विधि, दोनों को याद रखना है, ठीक है, पहला दूसरा। अब सबसे पहले बात करते हैं त्वरण दौड़ प्रशिक्षण विधि की। ये कौन सी विधि है इसको देखते हैं। देखो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें जो धावक होता है, धावक यानी जो भागने वाला होता है, जो रन कर रहा है, दौड़ने वाला है, तो दौड़ने वाले की जो गति है उसको बढ़ाने और उसकी प्रारंभिक जो त्वरण क्षमता है उसको सुधारने के लिए उपयोग की जाती है। ये विधि जो होती है गति के प्रारंभिक चरण पर ध्यान केंद्रित करती है, जो किसी दौड़ या खेल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो रनिंग के लिए ट्रेनिंग देनी है, तो उसको दौड़ना है, दौड़ते दौड़ते उसको मतलब कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाना है, एक्सेलेरेट करना है, ठीक है, ये बताया जाता है इसके अंदर त्वरण दौड़ में। लेकिन जो दूसरी है पेस, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें जो धावक होता है, दौड़ने वाला जो है, उसको एक निश्चित गति पर दौड़ने के लिए ट्रेंड किया जाता है, यानी कि एक निश्चित गति में ही दौड़ना है उसको, ठीक है, एक निश्चित स्पीड में दौड़ना है, इसके लिए ट्रेंड किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है सहन शक्ति और गति और धैर्य धीरज, इसको बढ़ाना, ठीक है। तो ये जो विधि है ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से हो सकता है दोनों ही पूछ ले, या सकता है एक पूछ ले पेपर में, तो आपसे पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है सहन क्षमता, ठीक है, सहन क्षमता। तो सहन क्षमता को देखते हैं, सहन क्षमता क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो सहन क्षमता जो होता है मनुष्य की एक ऐसी योग्यता है जिससे किसी कार्य को लंबे समय तक लगातार करने में उसको मदद मिलती है। जितना वो सहनशील होगा उतनी लंबे समय तक वो किसी कार्य को कर पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सहन क्षमता के प्रकार देखते हैं। तो इसको हम दो कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। एक है क्रिया की प्रकृति, यानी जो क्रिया करनी है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, और दूसरी है क्रिया के समय के अकॉर्डिंग, यानी क्रिया का जो समय है उसके अनुसार। अब नेचर के अकॉर्डिंग इसको हम तीन कैटेगरी में बांटेंगे, यानी मूलभूत सहन क्षमता, सामान्य सहन क्षमता, विशिष्ट सहन क्षमता। ऐसे ही क्रिया के समय के अनुसार देखें तो गति सहन क्षमता, ठीक है, फिर अल्प अवधि यानी छोटे समय के लिए सहन क्षमता, या मध्यम अवधि के लिए सहन क्षमता, या लंबी अवधि के लिए सहन क्षमता, इसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आधारभूत मूलभूत सहन क्षमता, इसको देखते हैं। तो व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसमें बहुत सारी शारीरिक मांसपेशी जो होती है उसके द्वारा धीमी गति से लंबे समय तक हलचल कर सकता है, जैसे दौड़ना, चलना, तैरना इत्यादि। यानी कि ये कौन सी योग्यता है, ये व्यक्ति की ऐसी योग्यता होती है जिसमें बहुत सारी जो मांसपेशियां होती है हमारी, उससे हम धीमी गति से काम करेंगे लेकिन लंबे समय तक हम मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे हमें दौड़ना है कहीं पे, या चलना है कहीं पे, ठीक है, या तैरना है, तो हम लंबे समय तक धीमी स्पीड में उस चीज को कर पा रहे हैं। जैसे मान लो हम तैर रहे हैं तो हम धीमी स्पीड में लंबे समय तक तैर पा रहे हैं, तो इसको कहा जाता है मूलभूत सहन क्षमता या आधारभूत, या इसको इंग्लिश में बेसिक कहा जाता है, ठीक है, बेसिक एंडोरेंस।
सेकंड नंबर पे आता है सामान्य सहन क्षमता, यानी जो हमारी जनरल एंड्योरेंस होती है। इसमें क्या होता है, ये ऐसी योग्यता है जिसमें व्यक्ति जो है वो थकान की स्थिति में, मान लो थक गया है लेकिन थकान की स्थिति में भी हलचल यानी कि मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है उसके अंदर। तीसरी होती है विशिष्ट यानी स्पेसिफिक एंड्योरेंस। इसमें ये ऐसी योग्यता है जिसमें अलग जो कोई खेल है मान लो, उस खेल में अलग अलग रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए मुक्केबाजी में या कुश्ती में, या अलग अलग प्रकार की जो विशिष्ट दमखम की आवश्यकता होती है वो आ जाता है आपका विशिष्ट सहन क्षमता के अंतर्गत। फिर आपका क्रिया के समय के आधार पे सहन क्षमता, ठीक है, इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है गति सहन क्षमता, ठीक है। ये क्या होता है, ये ऐसी योग्यता होती है जिसमें व्यक्ति की थकान के बावजूद भी वो किसी काम को मतलब स्पीड से कम 45 सेकंड तक तो वो तेजी से कर पाए, ठीक है। और फिर दूसरा है लघु अवधि सहन क्षमता, यानी कि शॉर्ट टर्म का जो होती है, इसमें क्या होता है, ये योग्यता 45 सेकंड से 2 मिनट तक चलने वाली जो गतिविधि होती है उसमें शामिल किया जाता है। जैसे 800 मीटर की दौड़ है, थकने के बाद भी वो दौड़ रहा है, तो इसको कहा जाएगा लघु अवधि सहन क्षमता। एक होता है मध्यम अवधि, इसमें क्या होता है 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक, 10 मिनट तक मान लीजिए मोटा मोटा ये जो गतिविधियां चलती हैं, जैसे 1500 मीटर की दौड़। और फिर होता है दीर्घ अवधि यानी बहुत लंबे समय तक, इसमें क्या होता है 11 मिनट से लेके 11 मिनट से अधिक चलने वाली जो गतिविधियां होती हैं उसमें शामिल होती हैं, जैसे 5000 मीटर की क्रॉस कंट्री जो दौड़ होती है, मैराथन दौड़ होती है, ये सब। नेक्स्ट हमारा लचक, यानी कि हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो। तो शरीर के जोड़ों, जब हम अपने शरीर के जोड़ों में विस्तार करते हैं तो उसको लचक कहते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये कैसे कर पा रहा है, क्या आप ऐसे कर पाते हो, कर सकते हो? करने की कोशिश मत करना, अगर आप नहीं करते हो तो करने की कोशिश मत करना, नहीं तो लेने के देने बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो महिला है इसने किस तरीके से अपने हाथ को मोड़कर अपने पैर को छू लिया है, ठीक है। ऐसा शायद जिसके शरीर में जितनी ज़्यादा लचक होगी वो इसको कर पाएंगे। अब मान लो आपके शरीर में लचक नहीं है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ की, आप करने लग जाओ तो आपके शरीर में दर्द हो जाएगा, चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो लचक होती है ये हमारे जोड़ों के विस्तार को बढ़ाती है। और ये लचक बढ़ती कैसे शरीर में, भाई तुम्हारे शरीर में भी लचक बढ़ सकती है, अगर तुम रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो अपने आप ही बढ़ जाती है, ठीक है। तो लचक जो है इसके प्रकार को देख लेते हैं। तो देखिए लचक को हम 2 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे, एक है सक्रिय लचक जिसको हम बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी है अक्रिय लचक यानी जिसको पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अब सक्रिय को भी 2 कैटेगरी में बांटते हैं हम, स्थिर लचक और गतिशील लचक, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले हमें सक्रिय समझना है, फिर सक्रिय के 2 पॉइंट समझने हैं, फिर अक्रिय समझना है। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव। तो देखिए सक्रिय लचक का मतलब होता है ऐसी परिस्थिति या क्षमता जिसमें व्यक्ति जो होता है वो अपनी शरीर के अंगों को बिना किसी बाहरी सहायता के स्वेच्छा से, ठीक है, मूवमेंट के साथ खींच सकता है, मोड़ सकता है, यानी बिना किसी बाहरी सहायता के आप ऐसे करके पूरा मुड़ जाओ या बिना किसी सहायता के आप पूरा झुक जाओ, आगे तक बढ़ जाओ, तो इसे बोलते हैं सक्रिय लचक, यानी कि हम सभी के शरीर में वो लचक पहले से अवेलेबल है, ठीक है, एक्टिव। दूसरी है यहाँ पे स्थिर लचक, यानी जब कोई खिलाड़ी लेटने बैठने या खड़े होने की क्रियाएं करता है, ठीक है, ये सक्रिय का ही पार्ट है, सक्रिय के अंदर ही आएगा। कोई खिलाड़ी लेटेगा, मान लो बैठने का या खड़े होने की क्रियाएं करता है, तब ये क्रियाएं जो होती है वो स्थिर अवस्था में की जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं स्थिर लचक, ठीक है। स्थिर अवस्था में कर रहे हैं तो स्थिर लचक है। गतिशील लचक क्या होता है, डायनामिक, जिसमें हम चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं तब, यानी कि इस प्रकार की जो लचक होती है इसकी आवश्यकता चलते या दौड़ते समय होती है। गतिशील लचक को खिंचाव वाले व्यायाम के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, उससे आप लचक को बढ़ा सकते हो। फिर सेकंड था अक्रिय, यानी कि पैसिव लचक जो था, एक सेकंड, लास्ट टॉपिक है इसको देख लेते हैं, ठीक है। अक्रिय लचक में क्या है, अक्रिय लचक जो होती है शरीर की ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक गतियां की जा सकती है, जैसे किसी सहयोगी के द्वारा खिंचाव वाले व्यायाम। आपने देखा होगा कि कई बार जिम में या फिर पार्क वगैरह में एक्सरसाइज करने जाते हैं तो एक दूसरा व्यक्ति उसे पकड़ के खिंचवा रहा होता है, उसे पकड़ रहा होता है, तब वो उस एक्सरसाइज को कर पाता है, ठीक है। तो इसे अक्रिय लचक कहते हैं, यानी उसके अंदर नेचुरली वो है नहीं, किसी की सहायता से उसको करना पड़ रहा है। तो ये था, तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर नंबर 10 है ये खत्म हो जाता है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो अगर आपने नहीं करा है तो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसमें ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत ही जल्दी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ शुरू करने वाले हैं, तो आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, सारी अपडेट आपको वहाँ से मिल जाएगी।
और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।